नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेंद्र सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। आज फिजिक्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं और उस ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं यांत्रिकी। अगर मैकेनिक्स की ब्रांच की बात की जाए तो मैकेनिक्स में हम रेस्ट और मोशन दोनों की स्टडी करने वाले हैं। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, दोनों स्टडी होगी यहां पर हमारे मैकेनिक्स के ब्रांच में। तो मैकेनिक्स को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है हमारा स्टैटिक्स, स्थैतिक। जैसा आप देख रहे हैं इसका नाम है स्टैटिक्स, तो हमारा पार्टिकल स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। स्टैटिक कंडीशन का मतलब इक्विलिब्रियम। हमारी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रहे होंगे, फोर्सेस बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस की प्रेजेंट में भी हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। तो ऐसी जो ब्रांच है उसमें जो कुछ भी हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज स्टैटिक्स। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस बॉडी और सिस्टम is in equilibrium हमारे पास बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन उसके लगने के बावजूद भी हमारी जो बॉडी है, हमारा जो पार्टिकल है, हमारा जो सिस्टम है वो रेस्ट में ही रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहेगा। जैसे कि ये हमारे पास एक बॉडी है और इस पर एक फोर्स हमने इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन का लगाया और दूसरे डायरेक्शन से भी 5 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया। तो यहां पर एक डायरेक्शन से फोर्स 5 न्यूटन, दूसरे डायरेक्शन से फोर्स 5 न्यूटन, दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं, फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और बॉडी कहीं भी नहीं जाएगी। ऐसी कंडीशन है हमारी स्टैटिक कंडीशन, जिसे हम स्टडी करेंगे स्टैटिक्स में। फिर बात करते हैं हमारा दूसरा कंडीशन है मोशन का। एक्सटर्नल फोर्स फिर से आएंगे, प्रेजेंट रहेंगे, बट इस बार जो एक्सटर्नल फोर्स हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। कहने का मतलब साफ है कि मोशन होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसके लिए हमने 2 ब्रांचेस बनाई हैं, एक है हमारा काइनेमेटिक्स और दूसरा है हमारा डायनेमिक्स। दोनों में एक बहुत छोटा सा अंतर है। जब हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे मोशन विदाउट कॉजेस, और जब हम बात करेंगे डायनेमिक्स की तो हम बात करेंगे मोशन विद कॉजेस। जब हम मोशन के कारणों के सहित कि मोशन क्यों हो रहा है, मोशन का कारण क्या है, मोशन कैसे पॉसिबल हो रहा है, इन सब बातों को देखेंगे तो हम बात करेंगे डायनेमिक्स की। और अगर हम मोशन की सुपरफिशियल स्टडी करेंगे, हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स की, जिसमें हम मोशन के कॉजेस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो काइनेमेटिक्स बेसिक स्टडी ऑफ मोशन है और डायनेमिक्स ब्रॉड स्टडी ऑफ मोशन है। तो काइनेमेटिक्स को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स को स्टडी करेंगे और फिर हम समझेंगे क्या होती है काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स में हम किन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ छोटे कॉन्सेप्ट जो हमारी काइनेमेटिक्स की स्टडी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे और ज्यादा मजबूत बनाएंगे और हम बहुत आसानी से अपनी स्टडी को कैप्चर कर सकेंगे। मैकेनिक्स के सबसे पहले और सबसे बेसिक टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं और वो बेसिक टॉपिक हमारा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम सबसे पहले समझ चुके हैं
कि हमें स्टडी करना है गति यानी कि मोशन की। बट अगर हम मोशन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मोशन को समझने के लिए हमें रेस्ट को भी समझना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं मोशन एंड रेस्ट। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि मोशन और रेस्ट दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपके पास एक पाथ है और आप इसमें यहां पर खड़े हुए हैं। इस पाथ पर आपने देखा सडनली कि एक कार जा रही है, जिसकी आगे वाली सीट पे ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं और पीछे वाली सीट पे मालिक बैठा हुआ है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप इस कार को देखेंगे तो आपको दिखेगा ये कार मोशन कर रही है। आपने देखा पहली पोजीशन कार की ये थी, थोड़ी देर बाद कार यहां पहुंच जाती है तो कार की दूसरी पोजीशन ये हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार मोशन में है या नहीं, तो आप कहोगे मेरे अकॉर्डिंग कार की पोजीशन चेंज हो रही है और कार मोशन में है। और आप साथ साथ ये भी कहोगे कि ड्राइवर और पीछे बैठी सीट पर मालिक दोनों ही मोशन कर रहे हैं कार के साथ। लेकिन अगर मैं यहां पर इन भाई साहब से पूछूं कि भैया आपका ड्राइवर मोशन कर रहा है क्या, तो कार जब यहां पर थी तो दोनों के बीच की डिस्टेंस और जब कार यहां पर आ जाएगी दोनों के बीच की डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहीं नहीं जा रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो ये भाई साहब कहेंगे नहीं, ये मोशन नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में है। तो हम देख रहे हैं एक सिस्टम कह रहा है मोशन है और दूसरा सिस्टम कह रहा है रेस्ट है। तो रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव टर्म्स में है। तो हम किस कंडीशन में मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, और किस कंडीशन में हम रेस्ट को जस्टिफाई करेंगे, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले 3 बहुत ही ज्यादा बेसिक पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर या वीवर, कुछ भी कह सकते हैं हम इसे। तो ऑब्जर्वर या वीवर हमें क्या बताएगा? ऑब्जर्वर का मीनिंग है जो मोशन होते हुए देख रहा है या जिसके वजह से मोशन देखा जा रहा है। तो अगर हम या आप यहां पर खड़े हैं तो हम ऑब्जर्वर हैं, और ये भाई साहब जब इनको देख रहे थे तो ये भाई साहब ऑब्जर्वर थे। तो ऑब्जर्वर का मतलब जो मोशन को देखता है। अब बात आती है दूसरी कि मोशन किस सराउंडिंग में देखा जा रहा है। ऑब्जर्वर किस सराउंडिंग में बैठा हुआ है और जो बॉडी या जो पार्टिकल मोशन कर रहा है वो कौन सी सराउंडिंग्स में है। तो जब हम सराउंडिंग्स की बात करते हैं तो बात करते हैं हम रेफरेंस फ्रेम। ये हमारा दूसरा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं निर्देश तंत्र। कि अगर हमें रेस्ट या मोशन के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें अपनी सराउंडिंग्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हमारे चारों ओर क्या है, हम कहां पर बैठकर मोशन को देख रहे हैं, किस लोकेशन में हैं हम। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो हमने अभी वेक्टर एनालिसिस में देखा था कि अगर किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो उसके लिए हम चूज करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को, निर्देशांक ज्यामिति के अक्षों को, जिसमें हमने 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस देखे थे, एक्स, वाई और जेड। कोई भी चीज एक्स, वाई और जेड में ही रह सकती है, या तो वो एक लाइन पर होगी, या वो एक प्लेन में होगी, या वो स्पेस में होगी। तो किसी भी सिस्टम में 3 ही टाइप के एक्सिस पॉसिबल हैं। तो हमारा जो एक्सिस का सिस्टम है जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, इसी पूरे सिस्टम को हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। तो जिस लोकेशन में, जिस सराउंडिंग में हम बैठकर देखते हैं वो होता है हमारा रेफरेंस फ्रेम। अब बात करते हैं तीसरी कि ऑब्जर्वर जो है वो है कहां।
हमारी सराउंडिंग्स में ऑब्जर्वर कहां है। तो ऑब्जर्वर जहां भी होता है उसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु। कि ऑब्जर्वर की भी लोकेशन तय करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी टाइप का चेंजेस देखना चाहते हो तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए ऑब्जर्वर की लोकेशन को फाइंड आउट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो आपके ऑब्जर्वर की लोकेशन होती है उसी को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। और सबसे अच्छा और सबसे बेसिक रेफरेंस पॉइंट है हमारा लोकस ऑफ दिस पॉइंट, जिसे हम कहते हैं 0,0,0। तो ये वाला जो पॉइंट है हम हमेशा बेसिकली इसी को अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी सिस्टम को 0 से स्टार्ट करते हैं तो उसका मेजरमेंट बहुत आसान हो जाता है। अगर आप 0 से डिस्टेंस, 0 से डिस्प्लेसमेंट, 0 से वेलोसिटी, 0 से एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसका मेजरमेंट बहुत ही आसान होता है हमारे लिए। तो हमारा जो 3 बेसिक बातें हैं, वन इज ऑब्जर्वर जो मोशन को देखेगा, दूसरा रेफरेंस फ्रेम जिस लोकेशन में बैठकर वो मोशन को देखेगा, और तीसरा हमारा रेफरेंस पॉइंट, लोकेशन में वो पॉइंट जहां पर बैठकर ऑब्जर्वर मोशन को देखेगा। तो देखिए, अगर आपका ऑब्जर्वर यहां है और आपने सबसे पहले देखा कि ये एक पॉइंट था x1, y1, z1, थोड़ी देर बाद आपने देखा कुछ टाइम के बाद, तो कुछ टाइम के बाद आपका पॉइंट आ गया यहां पर x2, y2, z2। तो आप देख रहे हैं टाइम के चेंज होने की वजह से हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या आया, चेंजेस आया। किसके चेंज होने से, टाइम के चेंज होने से। तो ध्यान रखना है कि हम अपना जो रेफरेंस पॉइंट देख रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम बना रहे हैं, इसमें मोशन की स्टडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करनी है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पॉइंट की लोकेशन, पार्टिकल की लोकेशन, बॉडी की लोकेशन या सिस्टम की लोकेशन चेंज होती है तो हम कहेंगे बॉडी इज इन मोशन। मोशन होने के लिए क्या जरूरी है, टाइम के चेंज होने के साथ साथ कोऑर्डिनेट चेंज होने चाहिए। एक्स चेंज हो या वाई चेंज हो या जेड चेंज हो या तीनों चेंज हो या कोई 2 चेंजेस आए। अगर चेंज आता है तो हम कहेंगे बॉडी मोशन में है, और अगर टाइम के साथ साथ कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो हम कहेंगे बॉडी रेस्ट में है। तो देखिए, अगर आप यहां पर एक रेफरेंस फ्रेम बनाएं, ये हो गया हमारा रेफरेंस फ्रेम जिसमें मैंने आपको यहां पर सेट किया या मैंने खुद अपने आप को यहां पर सेट किया, तो दैट आई एम एन ऑब्जर्वर। हम यहां पर एक ऑब्जर्वर है और जिस लोकेशन में बैठकर हम ये सब देख रहे हैं वो हमारा रेफरेंस पॉइंट, सॉरी रेफरेंस फ्रेम है, और जहां पर बैठकर हम ये देख पा रहे हैं वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर हम अपने अकॉर्डिंग चलें तो हम देखेंगे कि ये जो ड्राइवर है इसकी लोकेशन कार के साथ साथ चेंज हो रही है, लेकिन अगर हम इसी को रेफरेंस फ्रेम बनाएं जहां पर हमारे मालिक साहब बैठे हुए हैं ये, और इनको हम ऑब्जर्वर बना दें 0,0,0 पर, तो आप पाएंगे कि इनके बीच की डिस्टेंस में कभी भी कोई वेरिएशन नहीं होने वाला है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम कह रहे हैं चेंजेस हैं तो हमारे लिए मोशन है, और इनके लिए टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, कार चलती चली जा रही है, लेकिन ड्राइवर और मालिक के बीच की डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। तो ये भाई साहब कहेंगे कि हमारा ड्राइवर रेस्ट में है। तो इसीलिए कहता हूं रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव टर्म्स में है। अगर इनकी स्टडी करनी है तो आपको बहुत छोटी और बेसिक 3 बातों को याद में रखना है। तो दैट इज ऑल ओवर अबाउट मोशन एंड रेस्ट। याद रखिए, लाइफ इज मोशन एंड डेथ इज रेस्ट। जब तक आप चलते रहेंगे तब तक मोशन होता रहेगा, और जैसे ही आप आगे बताने की जरूरत नहीं है। हमने रेस्ट और मोशन को समझा,
अब हमें देखना है कि मोशन कौन कर रहा है। हमने ये तो देख लिया कि मोशन कहां से देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं मोशन कौन कर रहा है। तो जो भी सिस्टम हमारा मोशन कर रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा दो टाइप का होता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरा सिस्टम ऑफ पॉइंट्स। तो पॉइंट का मीनिंग होता है एक छोटा सा बिंदु, और सिस्टम ऑफ पॉइंट्स का मीनिंग है बहुत सारे पॉइंट्स। तो जब हम केवल एक पॉइंट को मोशन करते हुए देखते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्टिकल, और जब हम एक पूरे सिस्टम को बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ मोशन करते हुए देखते हैं तो हम उसे कहते हैं एक बॉडी। तो कब हम किसे पार्टिकल कहेंगे और कब हम किसे बॉडी कहेंगे, ये भी हमारे नेचर ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं, और ये दोनों चीजें हमारे पाथ के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं। तो देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कब पार्टिकल कहेंगे और किसी ऑब्जेक्ट को हम कब बॉडी कहेंगे, इसे कैसे समझना है, थोड़ा सा फोकस करिएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। अपना प्यारा लखीमपुर, और यहां से एक ट्रेन को पास होना है, और ये आपका यहां पर दूसरा स्टेशन है। लखनऊ, हमारा प्यारा लखनऊ। तो देखिए, दो स्टेशन है हमारे पास, एक है हमारे पास एलएमपी और दूसरा है एलक्यू। ये जो हमारा एलएमपी का स्टेशन है, इस स्टेशन की लेंथ है 500 मीटर, और हमारे पास यहां पर एक ट्रेन है और इस ट्रेन की खुद की भी कुछ लेंथ है। इसकी लेंथ है हमारे पास 100 मीटर। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि ये जो ट्रेन है ये इस प्लेटफॉर्म को पार करने में, क्रॉस कर जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो देखिए हम इसके सबसे आगे वाले हिस्से पर फोकस करेंगे। जब ये आगे वाला हिस्सा यहां पर पहुंच चुका होगा तो हम कहेंगे इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 500 मीटर। लेकिन क्या ट्रेन ने इस स्टेशन को क्रॉस किया? नहीं क्रॉस किया, क्योंकि अभी इसका पीछे का जो हिस्सा है वो अभी भी हमारे स्टेशन पर है। तो जब इसका पीछे वाला हिस्सा भी इसे क्रॉस कर ले जाएगा तब हम कहेंगे स्टेशन क्रॉस्ड हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में ये जब यहां पहुंच जाएगा और पीछे वाला हिस्सा इसके सबसे एंड पर पहुंच जाएगा, तो देखिए सबसे आगे वाले हिस्से ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 500 प्लस 100। तो आप देख रहे हैं कि इस ट्रेन ने इस स्टेशन को क्रॉस करने के लिए 600 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। क्लियर? अब हमने आपसे कहा कि एलएमपी से एलकेओ के बीच की जो डिस्टेंस है यह है 135 किलोमीटर, और आपसे पूछा जाए कि एलएमपी से एलकेओ तक स्टेशन क्रॉस करने में आपकी जो ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या आप स्टेशन की लेंथ पर फोकस करते हैं या केवल इन दो स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस पर फोकस करते हैं? तो हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हम केवल फोकस करते हैं बीच की डिस्टेंस पे। उस कंडीशन में हमारी ट्रेन की लेंथ मायने नहीं रखती कि ट्रेन की लेंथ कुछ भी हो,
हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे स्टेशन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन ने 135 किलोमीटर एंड 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। हम डायरेक्टली यही बोलते हैं कि हमारी ट्रेन ने 135 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। तो स्टेशन को क्रॉस करते समय इसकी लेंथ वैल्यू रखती है, और जब हम दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस को देखते हैं तो इसकी लेंथ वैल्यू नहीं रखती। तो ऐसा क्या हो रहा है यहां पर, थोड़ा ध्यान से देखिए। जब हम एक छोटी सी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ। और ऐसी कंडीशन में हम इसी ट्रेन को बोलेंगे एक बॉडी। और जब हम अपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाएंगे और ऐसी कंडीशन में हम इसकी लेंथ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि एक छोटा सा पॉइंट है, बस एक लोकेशन से गया और दूसरे लोकेशन पे पहुंच गया, लेंथ कंसीडर नहीं हो रही है, तो यही ट्रेन हमारी बन जाती है पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि पार्टिकल। तो हम देख रहे हैं हम एक ही सिस्टम को अपने लेंथ ऑफ पाथ के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा पाथ बहुत लंबा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मेजरमेंट वाला सिस्टम है उसमें हम अपने ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर नहीं करते, और ऐसी कंडीशन में ये पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। और जब हमारा पाथ छोटा होता है तो ऐसी कंडीशन में हम बात करते हैं इसके लेंथ के बारे में भी। तो हम यहां पर देखते हैं कि इसके लिए ये एक सिस्टम ऑफ पॉइंट्स है, बॉडी है, और यहां पर इन दो पॉइंट्स के बीच के लिए ये एक पार्टिकल यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कब हम किसी सिस्टम को पॉइंट कहेंगे और कब हम किसी सिस्टम को सिस्टम ऑफ पॉइंट्स कहेंगे, यानी कि कब हम किसी को पार्टिकल कहेंगे और कब हम उसे बॉडी कहेंगे। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल हम और लेते हैं। हमारे पास एक कार है और हमारे पास एक जो है लाइट वाला पोल है जिसमें लाइट के कनेक्शंस रहते हैं, और एक कार बहुत ही तेजी से इधर से इधर की ओर जा रही है। और मैं आपसे पूछूं कार ने पोल को पार करने में कितना टाइम लिया, तो ऐसी कंडीशन में आप टाइम को मेजर ही नहीं कर पाएंगे, टाइम आपका बहुत ज्यादा छोटा होगा। लेकिन उसी टाइम एक चींटी हो और वो उस पोल को पार कर रही हो तो उसे टाइम लगेगा और आप उसे मेजर कर सकते हैं। तो हमारी चींटी जो है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रही है बहुत छोटी सी, लेकिन उसका पाथ बहुत लंबा है। इसके लिए हम चींटी को क्या कहने वाले हैं, चींटी को कहने वाले हैं बॉडी, और कार को कहने वाले हैं पार्टिकल। तो देखिए बहुत बड़ी चीज है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फिर भी हम उसे क्या कह रहे हैं, एक पार्टिकल, क्योंकि टाइम नहीं लगा। डिस्टेंस इतनी छोटी थी एक पिलर को पार करने के लिए कि वहां पर टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमारा पार्टिकल सड़क से निकल गया, उस डिस्टेंस उस टाइम का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर हम चींटी के लिए देखें तो वो डिस्टेंस बहुत मायने रखती है। तो जब डिस्टेंस हमारी मायने रखेगी, जब डिस्टेंस मेजरमेंट में इंक्लूड की जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे एक पार्टिकल लेंगे, और जब डिस्टेंस उस मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं होगी तो हम उसे एक बॉडी लेंगे। तो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पार्टिकल एंड अ बॉडी। एक कण और एक पिंड में यही बेसिक डिफरेंस होता है, और इसी आधार पर जो आपका मोशन है उसमें भी चेंजेस आते हैं। हम मोशन के नाम को चेंज कर देते हैं। अभी हम देखेंगे मोशन के टाइप्स के बारे में। तो चलिए हम इन्हीं पार्टिकल्स और बॉडी के आधार पर देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन को। टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। हमने अभी आपको बताया दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी है आपको, पार्टिकल और दूसरा बॉडी। तो देखिए हमारे पास ये एक रास्ता है, ये हमारी एक रोड है, ठीक है। इस रोड पर अगर ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है अपने डायरेक्शन को चेंज किए बिना, ये पॉइंट, इसे हम कह रहे हैं पार्टिकल।
तो अगर हमारा एक पार्टिकल एक सीधी लाइन में जाता है तो इसका जो मोशन है इसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति। इसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में स्टडी की है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं अगर तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्लियर है आपको? अब हम बात करते हैं, इसी रास्ते पर हमने एक बॉडी को रख दिया जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये एक बॉडी है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और जब ये बॉडी यहां से यहां इधर की ओर जाएगी तो आप देखेंगे ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, सब के सब मोशन कर रहे होंगे, और सबके सब मोशन कर रहे होंगे एक स्ट्रेट लाइन में। देखिए ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, और ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में। लेकिन इस कंडीशन में ये जो आपकी पूरी बॉडी है इसका जो मोशन होगा इसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरीय गति। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट कितनी जगह लेता है, कितना प्लेस लेता है, तो आप एग्जामिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉइंट सबसे ज्यादा छोटा है। और अगर हम कहें कोई बॉडी कितनी जगह लेती है तो आप उसे मेजर कर सकते हैं, उसके प्लेस को मेजर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका प्लेस चेंज हो रहा है, स्थान में परिवर्तन है, इसलिए इसका जो मोशन है बॉडी का उसे हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। और एक पॉइंट का, एक पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या है आपका? रेक्टिलिनियर मोशन। तो ध्यान रखना है कि अगर एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो वो बनाता है रेक्टिलिनियर मोशन, और अगर एक बॉडी एक सीधे रास्ते पर जाती है तो वो बनाती है ट्रांसलेटरी मोशन। चलिए दूसरा सिस्टम देखते हैं यहीं पर। जैसे हमारे पास ये एक डिस्क है, बहुत बड़ी डिस्क है, ठीक है, और इसमें हमने एक एक्सिस को पास कराया और हम इसे रोटेट करा सकते हैं, इसे हम ऐसे घुमा सकते हैं इधर से इधर की ओर। तो अगर ये इस तरह से मोशन कर रही है और आपको यहां पर बिठा दिया जाए तो आप भी मोशन करेंगे, या मैं यहां पर बैठ जाता हूं तो मैं भी मोशन करूंगा। बट मेरा मोशन होगा कैसा, जरा देखिए। इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है हमेशा एक जैसी बनी रहेगी, और हम एक सर्किल बनाने वाले हैं कि अगर आप एक डिस्क पे किसी लोकेशन पे बैठ गए हो और डिस्क को हमने घुमा दिया है तो आप बनाएंगे एक सर्कुलर ट्रैक। तो आप इस पूरी बॉडी के लिए एक पॉइंट है, तो इसे हम कहेंगे पार्टिकल। तो पार्टिकल बना रहा है सर्कल, इस वजह से इसका मोशन हो जाएगा सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। और अगर इस पर बहुत सारे पार्टिकल्स ले लें तो सब के सब अपना अपना सर्किल बनाएंगे, सब के सब सर्कुलर मोशन करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये पूरी बॉडी, तो आप कहोगे कि इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये रोटेट हो रही है, घूम रही है। इसे आप ये नहीं कहोगे ये सर्किल बना रही है, आप कहोगे ये घूम रही है। तो पूरी बॉडी, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, ये जो मोशन करेगी इसे हम कहेंगे रोटेशनल मोशन, घूर्णीय गति। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर एक सीधा रास्ता है उसमें एक पार्टिकल को देखा जाए तो वो करता है रेक्टिलिनियर मोशन। अगर हमारे पास एक कर्व्ड रास्ता है तो हमारा जो पार्टिकल करता है वो होता है सर्कुलर मोशन।
और उसी रास्ते पर अगर हमारे पास बॉडी है तो वो करती है ट्रांसलेटरी मोशन, और ये जो बॉडी है ये करती है रोटेशनल मोशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे स्ट्रेट लाइन या ट्रांसलेटरी मोशन में, सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में। तो यहां पर आप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। जो दूसरा हमारा तरीका है उसमें हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगर हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करें तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3 होते हैं, एक्स, वाई और जेड। मान लीजिए कि आपने जिस भी पार्टिकल या बॉडी को ट्रेवल कराया है उसका केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा इनिशियल कंडीशन में कोई भी पार्टिकल 0,0,0 पे था, 0,0,0, इसका मतलब है रेफरेंस पॉइंट पे था। तो ऐसी कंडीशन में अगर उसमें चेंजेस कुछ ऐसा आता है कि आपको मिलता है 0,1,0, तो आपने देखा केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, या चेंज आता है 3,0,0, फिर से चेंज एक हुआ, या चेंज आता है 0,0,5, फिर से एक ही चेंज हुआ, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसे मोशन को बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। तो इसका पहला जो सिस्टम आया वो क्या हो गया, वन डायमेंशनल मोशन। व्हेन ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंज्ड देन मोशन इज वन डायमेंशनल, इसको हम बोलते हैं 1D। दूसरा, आपने देखा इनिशियल कंडीशन थी 0,0,0 और आपने फाइनली देखा 1,2,0, 1,2,0, या फिर आपने देखा 2,0,2, 2,0,2, या तीसरा आपने देखा 0,3,5, 0,3,5। तो आपने देखा 0,0,0 से हमारे पास केवल तीनों में से 2 कोऑर्डिनेट में चेंजेस हो रहा है, या तो एक्स वाई चेंज हो रहा है, या वाई जेड चेंज हो रहा है, या जेड और एक्स चेंज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम 2 डायरेक्शंस को एक साथ फॉलो करते हैं और ये मोशन हो जाता है हमारा 2D। जैसे कि आप देखिए, आपके यहां एक फर्श पे बहुत सारी चींटियां टहल रही हूं। वो ब्लैक वाली चींटी आपने देखी, वो बहुत चुलबुली सी होती है, वो बहुत इधर उधर घूमती रहती है। तो उसका जो मोशन आप देख रहे हो, उस चुलबुली चींटी का मोशन, उसमें आप देख रहे हो सडनली वो इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी। तो उसका जो मोशन है उसमें आपके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, क्योंकि आपकी सरफेस जो है वो प्लेन है, उस पे या तो एक्स वाई होगा, या वाई जेड होगा, या जेड एक्स होगा। तो 2 डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं, या तो एक्स या वाई जेड या जेड एक्स। जैसे आपकी छिपकली है, अगर इसी बोर्ड पर मैं छिपकली को दौड़ा दूं, काट लेती, दौड़ाऊंगा नहीं, वैसे मैं वीर हूं, मैं दौड़ा सकता हूं। तो छिपकली को जो आप दौड़ाएंगे इस पे, तो वो सडनली ऐसे चलती है। तो आप देख रहे हो वो एक्स में भी जा रही है और वो वाई में भी जा रही है, उसके 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। मुझसे उसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स में भी बदल रही है और वाई में भी बदल रही है। तो ऐसी कंडीशन में उसका जो मोशन है वो है 2 डायमेंशनल मोशन। और अब बात करते हैं फाइनली 0,0,0 इनिशियल था, और उसके बाद फाइनली आपको मिला 3,5,6, 2,1,1, 2,6,9। अगर ऐसे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं तो आप देख रहे हैं सब कुछ बदल रहा है, एक्स भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है, और जेड भी बदल रहा है। और ऐसी कंडीशन में आपका जो मोशन होगा उसे हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन, 3D। तो क्या होता है 1D, 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति, 2D 2 डायमेंशनल मोशन, और 3D 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। अगर 3 डायमेंशनल मोशन की बात करें तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आपने घर में देखा कि छत पे एक कौवा बैठा हुआ था और आपके अंदर, मन के अंदर कुछ चुलबुलाहट सी हुई कि मैं उसे भगा देता हूं। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो उड़ता है तो कहां जाता है, स्पेस में जाता है। और स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो स्पेस में हमारे पास सब कुछ है।
हमारे पास x भी है, हमारे पास y भी है, हमारे पास z भी है। तीनों कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो इस आधार पर हमारा मोशन कितना हो गया? 3 डायमेंशनल। अगर हमारी बर्ड फ्लाई कर रही है, अगर हमारी काइट फ्लाई हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में उनके जो मोशंस हैं वो हो जाएंगे 3 डायमेंशनल मोशन। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, और हमने देखा टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दोनों तरह से आप मोशन को एग्जामिन कर चुके हैं। और अब हम आगे बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत